हेलो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस नए वीडियो में आपको वेलकम कहता हूं मैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उनकी जो डिफरेंट टाइप्स थी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह। तो उसमें एंड में हमने कहा था कि कंप्यूटर जो है उसको जो भी हमने काम कहना है वो उसकी लैंग्वेज में हमें बताना पड़ेगा, तभी जाके वो करेगा। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में तो हमने कहा था कि डायरेक्टली हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, स्पेशली अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो। लेकिन वो हम कह रहे थे कि शुरू वाले ज़माने में ऐसे होता था यूज़। आजकल लो लेवल लैंग्वेजेस बहुत कम यूज़ होती हैं क्योंकि उनमें प्रोग्राम बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और यही वजह है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई जो कि प्रोग्रामर्स के लिए इजी हैं उनको समझना और उनमें कोड लिखना वगैरह। लेकिन उनके साथ ये मसला है कि कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता क्योंकि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है। तो इस मसले को हल करने के लिए ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक्चुअली स्पेशल तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों का काम आसान हो जाता है इस तरीके से। दोनों से मुराद जो प्रोग्रामर्स हैं, यूज़र्स, उनका भी और कंप्यूटर का भी। प्रोग्रामर्स जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, उनके लिए उसमें आसानी होती है। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ करके वो उस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और वो लो लेवल लैंग्वेज कोड जो है फिर कंप्यूटर को दिया जाता है और वो उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है, रन कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज जो है वो समझ सकता है। वो आप कह सकते हैं उसकी अपनी लैंग्वेज है, इन द सेंस कि वो उसको डायरेक्टली या इजीली समझ सकता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ये काम होता है कि आप कह सकते हैं एक तरह का ब्रिज का काम करते हैं वो, कि जो यूज़र्स हैं और जो कंप्यूटर है उनके दरमियान एक तरह का ब्रिज बन जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर जब हम यूज़ करते हैं तो। और रियल वर्ल्ड एनालॉजी भी अगर हम लें तो आपने देखा होगा अक्सर कि जब इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें कोई लोग अगर आपस में बातें करते हैं और उसको सामने वाले की लैंग्वेज नहीं आती तो वो बीच में ट्रांसलेटर बिठाते हैं, जो कि जिसको दोनों लैंग्वेज आती हैं, तो वो एक लैंग्वेज में जो बात कर रहा होता है पर्सन, उसकी बात जो है वो ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में बताते हैं दूसरी लैंग्वेज वाले को। और वो दूसरी लैंग्वेज वाला बंदा जो है वो जो भी रिस्पांस देता है, जवाब देता है, उसको फिर पहले बंदे की लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके बताता है। तो दोनों का काम हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग में भी हम इसी तरह ही करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का आप कह सकते हैं कुछ इसी तरह का रोल होता है, ठीक है ना, कि इसमें दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। और ऑफ कोर्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है, थोड़ा सा इंट्रो मैंने पहले भी दिया कि उसके बगैर ये एक मसला आ रहा था कि कंप्यूटर्स जो है वो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझते, और ह्यूमंस जो हैं वो उनको डिफ़िकल्टी होती है लो लेवल लैंग्वेज में डायरेक्टली कोड करना। तो इसलिए अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर ना होते तो ये मसले होते। और अगेन रियल वर्ल्ड एनालॉजी अगर हम लें तो कोई ऐसे लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती, उस उनसे अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वो इजीली नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अक्सर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस या पॉलिटिशियंस की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें इस तरह का सिनेरियो आपने देखा होगा। तो वही आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स को डायरेक्टली अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज का कोड देंगे तो उनके लिए वो एक अजीब लैंग्वेज होगी और वो उनको इजीली नहीं समझ सकेंगे, और जो काम हम करवाना चाह रहे हैं उनसे वो नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज दे ओनली अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो इसलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिखाया जा रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है
हम लिखते हैं, प्रोग्रामर्स फिर ट्रांसलेटर्स यूज़ करके वो कोड जो है लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और कंप्यूटर जो है उनको ईजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। अच्छा, अब वो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है कि हाई लेवल लैंग्वेज से कोड जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, वो प्रोसेस मेनली अगर हम देखें, जो कि हम आगे करेंगे भी डिस्कस, दो तरह का होता है। तो उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, हाउ दे ट्रांसलेट द कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, किस तरीके से कर रहे होते हैं, उस तरीके के मुताबिक उनकी दो कैटेगरीज बनाई जाती हैं। और उनकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की आप कह सकते हैं दो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू हाउ दे ट्रांसलेट द कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। एक को हम कंपाइलर कहते हैं और दूसरे को हम इंटरप्रेटर कहते हैं। दोनों का काम वही है एक्चुअली, दे बोथ आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। और उन दोनों का काम ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन इनकी वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। कंपाइलर क्या करता है कि वो एक पूरा का पूरा कोड जितना भी आपने लिखा होगा उस पूरे को वो पढ़ता है, और अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो उसको वो फिर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और ट्रांसलेट करने के बाद एक्चुअली वो एक सेपरेट फाइल जो है ना जनरेट करता है, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल या EXE फाइल भी कहते हैं। और उस EXE फाइल में वो ट्रांसलेटेड कोड होता है। तो सोर्स कोड आप उसको देंगे, जो कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में। तो आप सोर्स कोड देते हैं कंपाइलर को, वो उसको पढ़ता है, और अगर उसमें कोई एरर नहीं है, वो पूरा का पूरा कोड पढ़ता है, तो अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो वो फिर उसको ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। और वो ट्रांसलेटेड फाइल जो है एक अलग फाइल जाके बनती है, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल या EXE फाइल भी कहते हैं। तो वो मशीन लैंग्वेज कोड जो है उस EXE फाइल में होता है, जो कि सोर्स कोड के अलावा फाइल है। आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसमें भी आप देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए कि सोर्स कोड जो हम C++ में लिखते हैं उसकी जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .cpp होती है। .cpp स्टैंड्स फॉर C++। लेकिन जब आप उसको कंपाइल करेंगे और उसमें अगर कोई एरर नहीं है, फाइल अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो गई, यानी कि सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो जाएगी, तो एक अलग फाइल जनरेट करता है कंपाइलर, जिसका एक्सटेंशन या टाइप जो है एग्जीक्यूटेबल होता है या .exe होता है। ठीक है, और फिर आप उस सोर्स कोड को भले डिलीट कर दें या रिमूव कर दें, एग्जीक्यूटेबल फाइल एक बार बन गई तो वो आप शेयर कर सकते हैं बाकी यूज़र्स के साथ, और वो यूज़र उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को। तो एक बार ट्रांसलेशन हो गई तो उसके बाद सोर्स कोड का आप कह सकते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर आप कोई चेंज नहीं करते फ्यूचर में। ऑफ कोर्स अगर फ्यूचर में कुछ चेंज करना है, आपने कुछ अपडेट देना है, नए फीचर्स ऐड करने हैं या किसी भी तरह का चेंज करना है, तो सोर्स कोड आपको चाहिए होगा, उसी में आप चेंज करेंगे। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है, तो एक बार एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया, एक बार सोर्स कोड जो है वो कंपाइल हो गया, तो उसके बाद आप सोर्स कोड भले डिलीट कर दें, एग्जीक्यूटेबल फाइल में ही मशीन लैंग्वेज का कोड होता है, वो आप भले उसकी सेपरेट कॉपीज़ बना दें, डिफरेंट यूज़र्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप, तो वो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही रन करेंगे और उसमें ही मशीन कोड होता है, और कंप्यूटर उसको इजीली समझ सकता है और उस फाइल को इजीली वो या डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट करेगा। तो कंपाइलर की वर्किंग इस तरह होती है। आई रिपीट अगेन कि आप कह सकते हैं दो मेन फीचर्स होते हैं। एक तो वो पूरी फाइल को पढ़ता है, और अगर उसमें कहीं भी एरर नहीं है तो वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। और दूसरा वो फीचर है उसका कि वो एक अलग फाइल बनाता है जिसमें मशीन कोड होता है, सोर्स कोड के अलावा वो फाइल होती है जो कि जनरली एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। और तीसरा फीचर आप ये भी कह सकते हैं कि एक बार
अगर कोड ट्रांसलेट हो गया तो उसके बाद कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। इवन सोर्स कोड ही आप भले डिलीट कर दें या रिमूव कर दें या उस कंप्यूटर से हटा के किसी और जगह पे रख दें वॉटेवर, या सोर्स कोड आप अपने पास रखें और क्लाइंट जो आपके क्लाइंट हैं जिनका प्रोजेक्ट या प्रोग्राम आप बना रहे हैं उनको जस्ट आप वो एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं तो उनके पास वो प्रोग्राम चल जाता है इजीली। उनके पास सोर्स कोड का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंपाइलर के। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई लेटर है या कोई बुक है, वो इंटायरली आप एक लैंग्वेज से दूसरी में ट्रांसलेट करते हैं, तो उस तरह की एनालॉजी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि कंपाइलर इस तरह काम करता है। थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लेन करें इस प्रोसेस को तो आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी कोड में अगर 100 लाइंस हैं और आपके उस कोड में आखिरी या सेकंड लास्ट लाइन में 99th जो लाइन है उसमें कोई एरर है, कोई भी तरह का एरर, तो कंपाइलर क्योंकि वो सारा सोर्स कोड पढ़ता है पहले और एरर अगर नहीं होता फिर ट्रांसलेट करता है। लेकिन इस एग्जांपल के केस में क्या होगा कि अगर आखिरी लाइन पे भी एरर होगा या सेकंड लाइन पे भी एरर होगा तो कंपाइलर क्या करेगा कि एक भी लाइन ट्रांसलेट नहीं करेगा और वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो जनरेट नहीं होगी। आपको कंपाइलर एरर बताएगा कि फला नंबर लाइन में एरर है, या अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो सारे तकरीबन एरर बताएगा आपको और आपको कहेगा कि पहले ये एरर ख़त्म करें उसके बाद ही मैं ट्रांसलेट करूँगा, और वो जो मशीन लैंग्वेज का कोड या एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो बाद में ही जनरेट होगी। तो दिस इज़ हाउ कंपाइलर वर्क्स, ठीक है ना। तो जितना भी कोड होगा आपका उसमें भले आखिरी लाइन में एरर हो तो पहली जो लाइन्स हैं वो ट्रांसलेट नहीं होंगी, कुछ भी ट्रांसलेट नहीं होगा, इस तरह समझ लें। ट्रांसलेट तब ही होगा जब सारा का सारा कोड सही होगा आपका, अदरवाइज किसी एक भी लाइन में एरर होगा तो पूरा का पूरा कोड ट्रांसलेट नहीं होगा, वो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। ये वर्किंग जो है ना कंपाइलर की आप जहन में रख दें, क्योंकि आगे हम इंटरप्रेटर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगेन वही बात डिस्कस की जा रही है कि एक बार अगर कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है अलग जिसमें मशीन कोड होता है, और वो फाइल आप क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्लाइंट्स के पास आपके सोर्स कोड का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि वंस द कंपाइलेशन इज़ कंप्लीट सोर्स कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द प्रोग्राम, ठीक है ना। वो क्लाइंट्स को, लेट सपोज आपके कोई क्लाइंट हैं, उन्होंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है तो वो आप क्लाइंट्स को सोर्स कोड नहीं देंगे इन केस ऑफ कंपाइलर। एक बार वो एग्जीक्यूटेबल बन गया बस वही फाइल शेयर करते हैं उसके साथ। और इवन जो आखिरी पॉइंट है कि उस फाइल को अपने क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट जो हैं अपने कंप्यूटर पे अगर चलाना चाहें तो उनके कंप्यूटर पे कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं है। उनके पास जस्ट वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होनी चाहिए, वो डायरेक्टली उसको ओपन करेंगे तो वो कोड जो है, वो प्रोजेक्ट जो है, वो प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे चल जाएगा डायरेक्टली। उनके पास जो कंपाइलर का सॉफ्टवेयर है, जो ट्रांसलेटर है, उसका होना ज़रूरी नहीं है। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि रियल वर्ल्ड एनालॉजी अगर हम लें तो यू कैन कंपेयर दिस प्रोसेस जो कि कंपाइलेशन प्रोसेस होता है इज़ ट्रांसलेटिंग एन एंटायर बुक या एक लेटर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। उसमें यूजुअली आप इस तरह ही करेंगे कि सारा का सारा बुक या लेटर पढ़ेंगे और उसमें अगर कोई एरर नहीं है तो फिर उसी लेटर की कॉपी बनाएंगे एक दूसरी जगह पे, एक दूसरे पेज पे में भी और वो किसी दूसरी लैंग्वेज में होगा। लेकिन अगर कोई एक भी एरर है तो जिसने आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहा है उसको आप लेटर या बुक वापस देंगे और उसको कहेंगे कि फ़लाँ लाइन में या फ़लाँ जगह पे एरर है, पहले उसको करेक्ट करो, उसके बाद ही मैं ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट करूँगा। तो इस तरह वर्किंग होती है कंपाइलर की। अच्छा, इंटरप्रेटर ऑन द अदर हैंड ये भी एक ट्रांसलेटर ही है एक्चुअली।
बेसिकली ये भी ट्रांसलेटर ही है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को यानी कि सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड या बाइनरी कोड, ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन इसकी वर्किंग इस तरह होती है कि ये एक एक लाइन पढ़ता है और उसको एक लाइन पढ़ेगा। इवन आपके पास आपके सोर्स कोड में अगर 100 लाइंस भी हैं तो वो क्या करेगा, एक लाइन पढ़ेगा, उसको देखेगा उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है, अगर एरर है तो वो आपको उधर ही कंप्लेन करेगा कि इस लाइन में एरर है और आगे ट्रांसलेशन नहीं होगी। लेकिन अगर एरर नहीं है तो वो उस लाइन को जो करंटली उसने पढ़ी है उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में और उधर ही एग्जीक्यूट भी करेगा उसको। कंपाइलर के केस में एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है वो एक सेपरेट स्टेप है, यानी कि कंपाइल जब आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइल एग्जीक्यूट भी हो जाती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल अलग बन जाती है, फिर उसको आप अलग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं डबल क्लिक करके या किसी भी तरीके से ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन इन केस ऑफ इंटरप्रेटर एक एक लाइन जो है ना वो पढ़ी जाती है बाय इंटरप्रेटर, उसको वो ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन लैंग्वेज और उधर एग्जीक्यूट भी करेगा, यानी जो भी आउटपुट उस लाइन का होगा वो आपको दिखाएगा। फिर जाएगा वो नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है ना, और उसको भी उसी तरह पढ़ेगा, कोई एरर नहीं है तो ट्रांसलेट करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करेगा और उसका जो भी आउटपुट होगा वो आपको दिखेगा या वो आपको फील होगा। तो इंटरप्रेटर इस तरह काम करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, अनलाइक कंपाइलर जो कि पूरी फाइल पढ़ता है एक साथ, और एक एक लाइन को वो इंटरप्रेटर जो है वो पढ़ता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। तो इंटरप्रेटर जैसे आखिरी पॉइंट में कि कहा जा रहा है कि उसको अगर हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी लें तो जो रियल वर्ल्ड ट्रांसलेटर्स होते हैं या इंटरप्रेटर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कोई कॉन्फ्रेंस है या पॉलिटिशियंस की कोई मीटिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे यूजुअली रियल टाइम ट्रांसलेशन इस तरह होती है कि एक बंदा जो है वो एक या दो सेंटेंसेस बोलता होगा और जो ट्रांसलेटर है वो उसको ट्रांसलेट करता है दूसरी लाइन में, फिर वो दूसरा दो या तीन सेंटेंसेस बोलेगा और वो फिर उसको ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में। यानी आप कह सकते हैं एक एक सेंटेंस या दो दो सेंटेंसेस समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि पूरी स्पीच को एक ही साथ कर देता है। यूजुअली रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि एक एक सेंटेंस को या दो दो तीन तीन सेंटेंसेस को वो ट्रांसलेट करता है। तो इंटरप्रेटर को आप इस तरह कह सकते हैं कि वो रियल वर्ल्ड इंटरप्रेटर जो होते हैं या ट्रांसलेटर जो होते हैं उनकी तरह काम करता है। अच्छा, और इवन एक और एग्जांपल अगर हम लें तो इंटरप्रेटर को आप इस तरह भी कह सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं समझने के लिए आसानी से कि जिस तरह आप कोई रेसिपी को पढ़ रहे होते हैं रियल वर्ल्ड केस में, कोई रेसिपी है कोई भी डिश बनाने की, तो उसमें भी क्या होती हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि फ़लाँ इंग्रेडिएंट्स डालें, फिर इतनी देर उसको आग पे रखें वगैरह वगैरह जो भी होता है, इतनी देर चम्मच हिलाते रहें वगैरह वगैरह, इतनी देर हल्की आंच पे रखें और एंड में जो है वो डिश तैयार हो जाएगी, व्हाटएवर जो भी स्टेप्स होते हैं। तो उस रेसिपी में ना बिल्कुल स्टेप्स होते हैं सीक्वेंस वाइज के, पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें, और यूजुअली हम उसी सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। अगर कोई डिश बनानी है तो हम एक एक लाइन जो है या एक एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको पढ़ते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें कह रहा है कि अभी लेट सपोज घी डालें तो हम घी डालेंगे देगची में, और उसमें अगर वो कह रहा है कि अभी कुछ और इंग्रेडिएंट डालें तो वो हम डालते हैं, फिर वो कहता है 5 मिनट पकाएं तो हम 5 मिनट पकाते हैं वगैरह वगैरह। यानी एक एक इंस्ट्रक्शंस पढ़ के और हम उसको एग्जीक्यूट करते जाते हैं। तो ये भी जो वर्किंग है, ये जो एग्जांपल है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये इंटरप्रेटर की तरह काम करती है कि एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक कमांड जो है वो हम पढ़ते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स। और इसका अगेन अगर हम कंपैरिजन की बात करें कंपाइलर के मुकाबले में, तो कंपाइलर के केस में हम कह रहे थे कि अगर 99th नंबर लाइन में भी एरर है, ठीक है,
तो पहली जो 98 लाइंस हैं वो भी ट्रांसलेट नहीं होंगी, एक भी लाइन जो है वो ट्रांसलेट नहीं होगी। लेकिन इंटरप्रेटर की वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इन केस ऑफ इंटरप्रेटर, अगर आपके पास लेट सपोज 50वीं नंबर लाइन में एरर है, तो जो पहली 49 लाइंस हैं वो ठीक से एग्जीक्यूट होंगी। वो एक एक लाइन पढ़ी जाएगी, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में, और उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। उसमें जो आउटपुट वगैरह आप दिखाना चाह रहे होंगे वो भी दिखेगा यूज़र को, वो सारा प्रोग्राम चल रहा होगा एज इट इज़, जिस तरह आप चाह रहे होंगे। सिर्फ वो वाली लाइन जहाँ पे एरर है और उसके बाद वाली लाइंस नहीं चलेंगी। जिस लाइन में एरर होगा उधर इंटरप्रेटर जो है रुक जाएगा जनरली, और आपको कहेगा कि इस लाइन में एरर है, इसके आगे वो जनरली नहीं जाएगा और आपको कहेगा कि इस एरर को करेक्ट करें, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। बट उससे पहले वाली जो लाइंस होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ये भी एक फ़र्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। एक्चुअली अगर हम देखें ना, तीन डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कंपाइलर के हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। एक तो वो पूरी फाइल पढ़ता है सोर्स कोड की, और ऑन दी अदर हैंड इंटरप्रेटर एक एक लाइन पढ़ता है। दूसरा हमने कहा था कि कंपाइलर जो है वो सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, लेकिन इन केस ऑफ इंटरप्रेटर सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती। वही फाइल जो सोर्स कोड वाली है वही बार बार रन होती है। एक बार आपने चलाया प्रोग्राम तो इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ेगा, ट्रांसलेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा जितना भी कोड होगा। फिर दोबारा 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या कभी भी आप वो प्रोग्राम चलाएंगे तो दोबारा वो प्रोसेस फ्रॉम द स्क्रैच शुरू होगा कि एक एक लाइन पढ़ी जाएगी, ट्रांसलेट होगी मशीन लैंग्वेज में और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ये था कि कंपाइलर के केस में अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, सोर्स कोड का लेना देना बाद में नहीं है। आप क्लाइंट को सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे, सोर्स कोड देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ इंटरप्रेटर ऐसे नहीं होगा, आप क्लाइंट को वो सोर्स कोड फाइल ही देंगे हर बार, क्योंकि वो सोर्स कोड फाइल की एक एक लाइन पढ़ी जाती है इंटरप्रेटर की तरफ से और उसको ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट किया जाता है। और तीसरा हमने ये भी कहा था कि आपके क्लाइंट के पास कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर है, जो ट्रांसलेटर है, उसका इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक बार आपने अपने कंप्यूटर पे ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर इंस्टॉल किया और उसको सोर्स कोड दे के आपने उसमें से मशीन कोड ठीक से क्रिएट कर लिया, कंपाइल कर लिया, एग्जीक्यूटेबल फाइल अलग बन गई। उसके बाद क्लाइंट को आप वो एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे, सोर्स कोड आप अपने पास ही रख दें, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ इंटरप्रेटर ऐसे नहीं होगा। क्लाइंट के पास, आपके क्लाइंट के पास इंटरप्रेटर जो है या ट्रांसलेटर जो है उसका इंस्टॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार सोर्स कोड पढ़ा जाता है, अलग से सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती इन केस ऑफ इंटरप्रेटर। तो यही वजह है कि क्योंकि क्लाइंट के पास हर बार वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो पहले तो उसके पास इंटरप्रेटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में और एग्जीक्यूट करता है। तो अगर वो नहीं होगा इंटरप्रेटर, तो सोर्स कोड एग्जीक्यूट, ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये होगा। दूसरा ये कि अगेन, क्योंकि सोर्स कोड के अलावा डायरेक्ट अलग से एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती, तो इसलिए वो सोर्स कोड ही आप क्लाइंट को देंगे और उसका ही हर बार एक एक लाइन उसकी रीड होगी बाय इंटरप्रेटर और ट्रांसलेट होगी और एग्जीक्यूट होगी। तो इसलिए इंटरप्रेटर जो सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉल होना क्लाइंट के कंप्यूटर पे ज़रूरी है। तो ये 3 आप कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान। ठीक है, और वही बात यहाँ पे एक्चुअली डिस्कस की जा रही है, क्योंकि एक सेपरेट फाइल नहीं बनती और कोड जो है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट रीड होता है, ट्रांसलेट होता है और एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोग्रामर्स जो हैं अपना सोर्स कोड अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं इन केस ऑफ इंटरप्रेटर, ताकि क्लाइंट जो है उस प्रोग्राम को रन करके उसकी आउटपुट वगैरह देख सकें। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि क्लाइंट्स के पास उसका इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम है उसका इंस्टॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार वही इंटरप्रेटर एक एक लाइन को सोर्स कोड की पढ़ता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है।
अच्छा, इन्हीं टर्म से, कंपाइलर और इंटरप्रेटर से एक दूसरा टर्म निकलता है कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनको हम कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं और कुछ लैंग्वेजेस को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो कंपाइलर को एज देयर ट्रांसलेटर यूज़ करती हैं उनको हम कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। यानी जिन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर जो है वो कंपाइलर होता है, कंपाइलर हमने डिस्कस किया कि वो पूरा सोर्स कोड पढ़ता है, अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है वगैरह वगैरह। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर यूज़ होता है उनको हम कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सी है, C++ है, फोर्ट्रान है एंड सो ऑन। और इसी तरह interpreted languages are those languages that use interpreters as their translators। यानी ऐसी languages जिनमें ट्रांसलेटर जो है वो इंटरप्रेटर होता है या इंटरप्रेटर एज देयर ट्रांसलेटर काम करता है, तो उन लैंग्वेजेस को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस कहते हैं। और उसकी भी बहुत सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस में से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पाइथन है, PHP है और जावास्क्रिप्ट है। तो ये लैंग्वेजेस जो हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, यानी इनका कोड, सोर्स कोड ही आप क्लाइंट को देते हैं और हर बार इन सोर्स कोड में से एक एक लाइन जो है वो पढ़ी जाती है और ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट की जाती है। और इन केस ऑफ C++, इन फोर्ट्रान वगैरह ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, तो इनका सोर्स कोड एक बार कंपाइल हो गया तो अलग एक सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जो कि आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं और बार बार वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं होती। बस एक बार ट्रांसलेट ठीक से हो गई तो बाद में वो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है। अच्छा, इनमें से फास्टर कौन सा है या एफिशिएंट कौन सा है? तो जनरली स्पीकिंग कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी फास्टर, क्योंकि उनमें हर एक लाइन जो है बार बार पढ़ के एग्जीक्यूट नहीं की जाती। वो जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है वो एक बार शुरू में ही होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूटेबल फाइल अलग बन जाती है और उसमें मशीन कोड होता है। तो एक बार आप कह सकते हैं थोड़ा सा वो काम करना पड़ता है कंपाइलर को कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को के कोड को, सोर्स कोड को पढ़ता है, वो पूरा ट्रांसलेट करता है। उसके बाद ट्रांसलेशन हो गई तो देन तो बस एग्जीक्यूटेबल फाइल आप शेयर करें, जितने यूज़र्स के साथ शेयर करेंगे वो सब उसको डायरेक्टली रन करेंगे, ठीक है ना। कंपाइलर को बार बार हर एक लाइन एनालाइज करके चेक करना कि एरर है तो नहीं, फिर उसको हर एक लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंटरप्रेटर जो है उसको काफ़ी सारा काम करना पड़ता है और हर बार करना पड़ता है, क्योंकि इंटरप्रेटर सेपरेट फाइल नहीं बनाता। तो एवरी टाइम वो सोर्स कोड को पढ़ता है एक एक लाइन और उसको एनालाइज करता है, चेक करता है कोई एरर तो नहीं है, फिर उसको बिहाइंड द सीन जो भी प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का कि हाई लेवल लैंग्वेज में से वो उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है और उसको फिर एग्जीक्यूट भी करता है। तो उसको बहुत सारा काम हर बार करना पड़ता है। तो इस वजह से जनरली जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी स्लोअर एज कम्पेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। तो ये आज की वीडियो इसके बारे में थी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या हैं, स्पेसिफिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी वर्किंग कैसे है, और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आए होंगे। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।